नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश इन दिनों कैसे सिचुएशन से गुजर रहा है और उसमें जो सबसे बड़ा ब्लेम लगा रहा है वो है इंडिया के ऊपर। अब हमने किया क्या उसे हम जानेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे बांग्लादेश एक फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर लड़ रहा है अगेंस्ट देयर ओन पीपल, अपने ही लोगों को बर्बाद करके। कैसे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को सता करके अपने ही सीनियर जर्नलिस्ट को बीच बाजार में मॉब लैंचिंग करके ये बता रहा है कि क्या तुम इंडिया के अंदर डालना चाहते हो बांग्लादेश को, इसीलिए तुम इस तरह का भाषण कर रही हो। तो यहाँ पे शांति प्रस्ताव का जो जिम्मेदारी होती है, जो लोग इसे उठा रहे हैं एक्चुअली उनके अगेंस्ट ही कदम लिया जा रहा है और ये हो रही है सारी की सारी फोर्थ जनरेशन ऑफ वॉरफेयर के कारण। तो इसके बारे में अजीत डोभाल ने बहुत ही पहले बताया था कि किस तरह से फोर्थ जनरेशन ऑफ वॉरफेयर लड़ी जाती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पे आपको ये जर्नलिस्ट दिख रही होंगी जो कि है मुन्नी साहा। अब मुन्नी साहा के ऊपर ये होता है कि जब वो कुछ कमेंट करती हैं कि पीसफुल रिजोल्यूशन कैसे बांग्लादेश में आना चाहिए, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई ली जाती है कि बीच बाजार में उनके गाड़ी को रोक करके उन्हें बताया जाता है कि तुम अगेंस्ट काम कर रही हो बांग्लादेश के। अब जब तुम अगेंस्ट काम कर रही हो तो हम तुम्हारा मॉब लैंचिंग करेंगे, क्योंकि हमें अपने रेडिकलिज्म के थ्रू पूरे के पूरे बांग्लादेश को एक मुस्लिम कम्युनिटी बनाना है। और देखिए ये कमेंट्स न्यूज में प्रॉपर आई हैं कि क्या बोला गया है मुन्नी साहा को, ट्राइंग टू मेक बांग्लादेश पार्ट ऑफ इंडिया। ये इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए बीच बाजार में और ये बोला गया कि आप जो ऐसा कर रही हो इसके लिए आपको सजा मिलेगा और सबसे पहले जो सजा देने आएगी वो है वहां की मॉब, ना कि कोई सुनवाई होगी ना ही कुछ और। बिकॉज ये सारे के सारे मॉब इन्फ्लुएंस हैं इस्लामिक रेडिकल्स के कारण, जिसे हम लोग ओरिजिनली बांग्लादेश में अभी देख पा रहे हैं। और यही कारण है कि बांग्लादेश इतना नीचे जाता गया है। और यहाँ पे आप पूरी न्यूज़ को जब देखोगे तो उन्हें एक्चुअली मॉब ने सराउंड कर लिया एक साथ पूरी तरह से घेरने के बाद। और जब उन्होंने ये बार बार कहा कि ये मेरा भी देश है, दिस इज़ माई कंट्री ऑल्सो, और जब ऐसा बार बार उन्होंने बोला तब उनकी बात नहीं सुनेगी। अल्टीमेटली पुलिस ने उन्हें आके बचाया। उन्हें एक्चुअली वहाँ पे शॉक भी मिला था, जिसके कारण बाद में पुलिस ने उन्हें बचाने के बाद अपने पास तो ले गई। लेकिन ले जाने के बाद भी हमारे पास ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार बांग्लादेश में ये सारी चीज़ें कब तक चलेंगी और क्या इसी तरह से वहाँ के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनको सफ़र करना पड़ेगा, जो कि हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं। और क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इंडिया का नाम है। देखिए इंडिया को कैसे भी बेइज्जत करने के लिए आप सभी जानते हो, ये सारी जो अलग कंट्री है पाकिस्तान और चाइना का नेक्सस, वो हमेशा काम करते रहा है। लेकिन हमारी लविंग कंट्री इंडिया ने हमेशा से साथ दिया है बांग्लादेश को राइज करने में। और किस तरह से वो अपलिफ्ट होकर के एशिया की वन ऑफ द टाइगर इकोनॉमी बनने जा रही थी और उसको रोक करके अभी बांग्लादेश को कहाँ लाया गया है वो देख रहे हो आप। उसी का आपको एक नतीजा इस छोटे से क्लिप में दिखेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है, जिसमें आपको दिख रहा है कि कैसे उनसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। और ये सारी बातें बांग्ला में पूछी गई है, इसलिए मैं आपको ऑडियो क्लिप नहीं दिखा रहा हूँ। और जब उनके खिलाफ क्वेश्चंस पूछे गए इस तरह से, तो जब वो बार बार बता रही थी कि क्या ये मेरा भी कंट्री है, क्या मेरा रहने का हक नहीं है, तो उनकी एक ना सुनी गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली उन्हें पुलिस ने बचा लिया। लेकिन इन सारी चीज़ों का जवाब देखोगे मोहम्मद यूनिस, जो कि अभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, वो क्या कर रहे हैं? वो बोलते हैं कि हम माइनॉरिटी को सेफ गार्ड देंगे, लेकिन कैसे? उनके ऊपर सिडिक्शन चार्जेस लगा के। अब देखिए ये सिडिक्शन क्या होता है और इसके बारे में भी हम जानेंगे, बिकॉज ये अभी का एक बहुत बड़ा टूल बन गया है इनके लिए, जिसको ये यूज कर रहे हैं बहुत सिंपल वे में, कभी भी सामने आकर के अपने पुलिस मीडियम के थ्रू, अपने पुलिस वाले के थ्रू। तो सिडिक्शन लॉ जो है एक लीगल प्रोविज़न है जो कि ब्रिटिश टाइम में आया था उन लोगों को रोकने के लिए जो कि आज़ादी के लिए लड़ते थे। अब ये क्या करता है ना, क्रिमिनलाइज करता है स्पीच, कुछ भी अगर आप बोलो, अगर आप कुछ ऐसा एक्शन लो जो कि कॉन्सिडर करता है कि ये मानता है कि आप अपने कंट्री या गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हो। चलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा लोगों को बोलना भी नहीं चाहिए। पर क्या ये सबूत है कि मुन्नी साहा ने कुछ भी अगेंस्ट बोला है बांग्लादेश के लिए? बिल्कुल भी नहीं। उनके पास कोई सबूत नहीं है, उन मॉब के पास कोई सबूत नहीं है। तब उन्हें इस तरह की फ्रीडम क्यों दी गई कि वो एक इनोसेंट जर्नलिस्ट को, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके साथ ऐसा कर रहे हैं? अब आप सोचिए क्या ये बांग्लादेश में न्यू है? बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश में इससे पहले कई बुक राइटर्स को खुलेआम मार दिया गया मॉब लंचिंग के द्वारा ही। इसीलिए जब आप ये केस देखते हो आप सोचोगे कि कुछ मॉब ने घेर लिया और उनसे एक सवाल जवाब किए। बिल्कुल भी नहीं। बांग्लादेश में याद रखिए लोगों को मार दिया जाता है और ये बहुत सारे केसेस बांग्लादेश में पहले भी हो चुके हैं, जिसके कारण लोग वहाँ से बांग्लादेश से निकल के दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं। इवेंचुअली इंडिया में कई लोगों ने असाइलम लिया था इसी के कारण। अब देखिए जब मैं यहाँ पे फोर्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर की बात करता हूँ ना, 4GW, तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज आप जो यहाँ पे देख रहे हो
फोर्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर, ये होता है थ्योरी ऑफ मॉडर्न वारफेयर। अब इसकी बात अजीत डोभाल ने बार बार की थी कि कैसे इंडिया में जब प्रोटेस्ट होते हैं तो इसका यूज किया जाता है। अब इसी का सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल हमें दिख रहा है बांग्लादेश में। अब आप सोचो, कुछ न्यूज आता है, उस न्यूज को पूरे कंट्री में अपने हिसाब से दिखाया जाता है। वहाँ के लोग जो कि इस्लामिक आइडिया से इन्फ्लुएंस है, इस्लामिक आइडिया अगर अच्छे हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पे गलत तरीके से इस्लाम को भी प्रमोट किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस्लाम भी बदनाम हो रहा है। तो क्या ये जिम्मेदारी उन लोगों की भी नहीं बनती है जो लोग एक्चुअली सोचते हैं कि उनका नाम ऊंचा होना चाहिए? तो यहाँ पे आप देखोगे इस जनरेशन ऑफ वारफेयर में मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू, अलग अलग जगहों से। आप सभी जानते हो सोशल मीडिया अभी किस तरह का रोल निभाता है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लाओ और सोशल मीडिया के थ्रू उसे फैला दो ताकि लोगों तक पहुंच जाए कि ये चीज़ गलत या सही है, और लोग खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि सही या गलत क्या चीज़ होती है। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाने के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज किया जाता है, और आपको ये नॉन स्टेट एक्टर्स दिखे होंगे तब जबकि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था रिजर्वेशन के अगेंस्ट। और कैसे वो रिजर्वेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट एक मौका दिखा उन रेडिकल्स ग्रुप को, ताकि वो वहाँ की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंके और अपने हिसाब से कंट्री को अपने हाथ में पूरा ले ले। और अभी वो लेने के बाद भी रुक नहीं रहे हैं, इवेंचुअली वहाँ पे जो माइनॉरिटी है उनको सफ़र करना पड़ रहा है। अब देखिए इस फोर्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर में होता क्या क्या है वो आपको थोड़ा डिटेल से समझना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स तो है ही जो कि खुद को बांग्लादेश में रूलिंग पे ले आए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिखता है कि डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं पूरे गवर्नमेंट को। वो भी हुआ, उन्होंने शेख हसीना को वहाँ से निकाल दिया। अब साइकोलॉजिकल वारफेयर देखिए, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया खुद के अंदर लाना चाहता है बांग्लादेश को। अब कंट्री को अगर ऐसा करना होता, हमारी लविंग कंट्री को, तो 1971 में ही हमने कर लिया होता, जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, जब उनके पास कोई फोर्स भी नहीं था। हमने नहीं किया, बांग्लादेश को हमने लिबरेट कराया, उसे फ्रीडम का एक पूरा मौका दिया और वो कंट्री आगे भी बढ़ी। हमने कभी ऐसी कोशिश भी नहीं की, इवन हमने अमेंडमेंट्स लाए। आप सबको पता है 10005 अमेंडमेंट आया ताकि उनके लैंड बाउंड्री को शेयर किया जा सके। हमने ज़्यादा इनक्लेव भी दिए बांग्लादेश को ताकि वो सेटिस्फाइड रह सके। और इन सारे प्रोसेसेस के साथ हम बांग्लादेश के सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और बांग्लादेश को एक्चुअली ट्रेड सरप्लस है हमसे। बांग्लादेश हमारे यहाँ ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इसलिए बांग्लादेश की इकोनॉमी भी आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, और इंडिया उसमें मदद कर रहा था। तो इंडिया क्यों ही बांग्लादेश को अपने अंदर लाना चाहेगा? अब यह है साइकोलॉजिकल वारफेयर के अंदर एक डर बनाना कि इंडिया ऐसा करेगा तुम्हारे साथ तो तुम ऐसा करो। और उसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग टर्म, बिकॉज आप देख रहे हो ऑलरेडी 5 अगस्त को ऐसा हुआ था जबकि शेख हसीना वहाँ से बाहर निकल गई थी, और ये लंबे समय तक चलेगा जब तक वो बांग्लादेश को पूरी तरह से बर्बाद न कर दे। और इसके बाद होगा डायरेक्ट अटैक, जो कि हमें देखने के लिए मिलेगा पाकिस्तान से अल्टीमेटली, कि वो बांग्लादेश को सच में कैप्चर न कर ले। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आगे फ्यूचर आने वाले दिनों में, जिस तरह से बांग्लादेश खुद को एक सेव कर रहा है अपने लिए बर्बादी की तरफ। और उसी में हमें दिखता है एक और न्यूज, हिंदू प्रीस्ट आखिरकार क्यों बार बार अरेस्ट होते हैं बांग्लादेश में। और अभी हमें दिख रहा है कि श्याम दास प्रभु जो कि इस्कॉन के एक मेंबर हैं, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है, ये बोल करके कि ये सेडिक्शन चार्जेस में, सेडिक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। और किस तरह से मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है वहाँ पे नवंबर 25 को उनको अरेस्ट कर, चिन्मय कृष्णा दास को अरेस्ट करने के बाद अभी 6 लोगों को टोटल अरेस्ट कर चुकी है जो कि इस्कॉन के मेंबर थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे इंडिया का लिंकेज है और इंडिया के कंधे पे रख के बंदूक चलाया जा रहा है कि बांग्लादेश में अभी जो सिचुएशन है वो इंडिया प्रेशर कर सकता है इन द फ्यूचर, तो यही तुम्हारा डर है, तुम इससे लड़ो। अब वहाँ के लोगों का एक तो माइंडसेट हो गया कि लड़ो किससे, इंडिया से। उनके पास एक नैरेटिव हो चुकी है और उसी नैरेटिव के साथ आगे बढ़ने में उन्हें जो कंट्री मदद कर रही है उसके बारे में हम सभी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, वो है पाकिस्तान, जो कि इस नक्शे पे बसा हुआ है। और वो खुद को बोलता है कि वो बांग्लादेश को बचाएगा, लेकिन कैसे, उनके ही लोगों से और एक्चुअली उन्हें बर्बाद करके। तो ये हमें देखने के लिए कुछ नया मिल रहा है कि एक्चुअली फोर्थ जनरेशन वारफेयर में इस तरह का काम भी किया जा सकता है। पर क्या ये काम अकेले पाकिस्तान कर सकता था? कभी भी नहीं। इस काम को करने के लिए एक्चुअली उन्हें जिसकी ज़रूरत थी वो है चाइना, और चाइना यहाँ पे साथ भी दे रहा है। और नेबरहुड कंट्री की बात करो तो यहाँ पे माइनॉरिटी को थ्रेटन करने के साथ रीजनल स्टेबिलिटी जब आप देखते हो तो बांग्लादेश सामने आके क्या बोलता है कि एक्चुअली में हम तो बहुत पीस लिविंग हैं, लेकिन इंडिया हम पे प्रेशर कर रहा है, तो इंडिया हमारा और कुछ नहीं कर सकता, एक्चुअली वो हम पे प्रेशर कर सकता है। और इसी कारण जो है ना बांग्लादेश का सिचुएशन पहले से और भी ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, और अल्टीमेटली चाइना के जो सपने हैं वो पूरे हो रहे हैं, बिकॉज
बिकॉज इंडिया के नज़दीक आकर के वो जितना डिस्टेबलाइज कर पाएगा हमारी कंट्री के नाइबरहुड पीपल को, जो कि ऑलरेडी पीसफुल तरीके से रह रहे थे, उसका थ्योरी उतना ही सक्सेसफुल होगा। इंसर्कलमेंट करने का इंडिया को, जो कि स्ट्रंग ऑफ पल्स थ्योरी है, अब इसी थ्योरी के मदद से चाइना आगे बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया ने भी अपना नेकलेस ऑफ डायमंड थ्योरी लगाया हुआ है, लेकिन बांग्लादेश में कैसे लगाए, जहाँ के लोग ही, कॉमन पीपल ही नहीं समझ रहे हैं। और इस कॉमन पीपल का जब मैं थ्योरी देता हूँ ना, तो याद रखिए इसमें 100% बांग्लादेश के लोग नहीं हैं। इसमें एक्चुअली देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको दिखता है कि जो माइनॉरिटी 10% लोग हैं, वो 100% लोगों को अपने मैनिपुलेशन थ्योरी से, जो कि 4th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर है, उसके थ्रू मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि वो इंडिया के अगेंस्ट हो पाए। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कि इंडिया को किस तरह से स्टेप लेना चाहिए? हालांकि हम कुछ नहीं कर सकते अभी, लेकिन हमारे माइंड में एक स्टेटस क्लियर होना चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश के साथ जो भी हो रहा है वो उनकी ही करनी है, जिसका वो नतीजा भुगतने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग।